हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंदर, वो है रेजोनेंस, जिसको हम आर इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट और एम इफेक्ट। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, रेजोनेंस के अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको हम एक से ज़्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एक फॉर्म में नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा फॉर्म में होता है। मतलब केमिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटर्न in more than one form। इस बात का क्या मतलब है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बेंजीन। ठीक है, एक इसका स्ट्रक्चर है ये, इसके अंदर जो 1 और 2 कार्बन है, इसके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल। ओके, मैं दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर लेती हूँ, बेंजीन का ही, इस टाइप का। अब जो 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड है वो है डबल बॉन्ड। इसके केस में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इसके केस में 1 और 2 के बीच में कैसा आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो एक ही स्ट्रक्चर को हमने कितनी फॉर्म में लिख दिया, एक से ज़्यादा फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करेगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की पहला पॉइंट क्या हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब कि मेरा जो ये एक्स और वाई, मैंने इन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल है। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। जैसे कि जो हमारा वाई स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इस टाइप का। अगर मैं पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दूं इस तरह से, तो जब मैंने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर कैसा आ गया, एक्स की फॉर्म में। ये था वाई, वाई को मैंने एक्स में कैसे कन्वर्ट करा है, बाय द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड नहीं है। तो ये कैसे बॉन्ड है, डी लोकलाइज बॉन्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये रियल नहीं है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल। इस बात का क्या मतलब है, जो वाई है पर्टिकुलर, मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंसीडर कर लिया वाई। ठीक है, वाई किस टाइप का है, अभी 1 और 2 के बीच में वाई क्या बता रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका रियल नहीं है। क्यों, 1 और 2 कार्बन के बीच में वाई क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड। जबकि जो एक्स स्ट्रक्चर है वो 1 और 2 कार्बन के बीच में क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड। तो किसी भी एक स्ट्रक्चर को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, हमें दोनों स्ट्रक्चर चाहिए। ओके, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अकेले हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि इसको मैं क्या बोल रही हूँ कि ये पॉइंट, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, रियल नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता कर पा रहे। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एक स्ट्रक्चर्स पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मीन्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स does not explain completely all the properties of that compound। इसका मतलब क्या है कि एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि देखो ये बता रहा था सिंगल बॉन्ड, मतलब
सिंगल बॉन्ड ये बताता है कि इसका ये जो बीच का इनका डिस्टेंस है, जो सिंगल बॉन्ड है वो कितनी है, 154 पिकोमीटर। मतलब C1 C2 के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी आ रही है, 154 पिकोमीटर, और ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड। वहीं स्ट्रक्चर X में जो C1 और C2 के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, डबल बॉन्ड, और इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, 134 पिकोमीटर। तो एक स्ट्रक्चर को हम देख के नहीं बता सकते कि इनके बीच की एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो ये क्या कह रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन कंप्लीटली ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सारे स्ट्रक्चर कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ऑल स्ट्रक्चर कंबाइन टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, अच्छा रेजोनेंस ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इनके बीच में रेजोनेंस है, एक स्ट्रक्चर दूसरे में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डबल हेडेड एरो, ये रेजोनेंस का सिंबल है। ओके, ये क्या बोल रहा है कि सारे स्ट्रक्चर कंबाइंड होकर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब ये दो स्ट्रक्चर हैं, मतलब वाई और एक्स कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इस टाइप का। ये सर्कल क्या बताता है हमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। कैसे, सर्कल का मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 के 6 कार्बन्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, इसका मतलब जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 के 6 कार्बन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सेम। ये बात हमें किससे पता चली, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मुझे हाइब्रिड से क्या पता चला कि कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ सेम है, जबकि मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर से पता चल रही थी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी, डिफरेंट। एक जगह आ रही थी 154, एक जगह क्या आ रही थी 134, लेकिन हाइब्रिड बोल रहा है कि इनके बीच की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, और वो कितनी आ रही है, 139.7 पिकोमीटर। 139.7 पिकोमीटर मतलब सिंगल बॉन्ड से कम, डबल से ज़्यादा, मतलब इन दोनों के बीच का। मतलब अब जो बॉन्ड लेंथ आई है वो ना तो सिंगल है और ना ही डबल है, बल्कि इन दोनों के बीच की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 139.7। इसका मतलब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके अंदर क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स या प्रॉपर्टी बताते हैं किसी भी कंपाउंड की, वो हमें किससे पता चल रहा है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर से। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है, दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से। तो ये सारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। बेंजीन के अलावा जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड में, तो एग्जांपल्स क्या हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम CO2। ओके, ओके, अब इसके अंदर हम कैसे डिलोकलाइजेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। रेजोनेंस के लिए सिंबल हमेशा डबल हेडेड एरो ही डलेगी। तो देखिए, ये जो हमेशा जो मूवमेंट होती है वो पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ गया, राइट, और ये यहाँ चला गया। तो ये पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब इसके इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक पेयर और। तो ये कैसे आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पे आगे इन्होंने एक बॉन्ड बना लिया, मतलब कि अब इस पे बॉन्ड हो गए ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 2। ओके, ये एक बॉन्ड मूव करके ऑक्सीजन पे चला गया, तो मतलब बॉन्ड कितना बच गया, 1। ऑक्सीजन पे गया, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, अभी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और चला गया। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इस पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ओके, एक मूवमेंट ये होगी, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, अपोजिट कर दें, मतलब कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो, मतलब कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करके ट्रिपल बॉन्ड बना दें, और ये वाला बॉन्ड मूव करके इस ऑक्सीजन पे चला जाए। मतलब मैं इसी से ही क्या बना रही हूँ, थर्ड बॉन्ड, थर्ड स्ट्रक्चर विच इज
अब की बार बॉन्ड इस पे मूव करा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना, ये हो गया इसका थर्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। देखो ये कैसे बनाने हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के 4, 1 2 3 4। ओके, अब इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास है 1 2। अब पेयर कितने बच गए, 3 4 5 6। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस का, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब रेजोनेंस कैसे बनाएंगे इसके अंदर, सिंबल ऑफ रेजोनेंस। अब क्या करना है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है इसको यहाँ शिफ्ट करा, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चला गया, तो क्या बच गया, सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ रहा है नेगेटिव, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, इसलिए इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बच कितने गए, 2 और हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होएगी, एटम्स की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज दिस कि एटम्स की पोजीशन को हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या आती है कि सारे एटम्स क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में। मतलब ऐसा ना हो कि कोई एटम अबोव द प्लेन आ रहा है, कोई बिलो द प्लेन, तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट डिफिकल्ट है। तो इसलिए सारे एटम्स कैसे आने चाहिए, इन द सेम प्लेन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। हर एक स्ट्रक्चर में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम। ओके, ये कैसे देखते हैं, जैसे कि CO2 का हमने बात किया था, तो इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहा था, इस टाइप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे हमने CO2 के। तो देखो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर में। सेकंड में बात करूँ तो 1 2 3 एंड 4 ही कैसे हैं, अनपेयर्ड सेकंड में। अभी पेयर्ड की बात कर रही हूँ, जिसने बॉन्ड बना रखे, कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो दोनों के अंदर 4 4 बॉन्ड, मतलब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले हम इसमें, या पेयर्ड का काउंट करें, वो क्या होने चाहिए, सेम। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करने हैं, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो ऑक्सीजन के अराउंड देखते हैं। अब सबसे पहले देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 + 2 4 5 6 7 8 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अराउंड देखते हैं, 1 2 4 5 6 7 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी काउंट करने हैं तो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करके चलने हैं। ऑक्सीजन के अंदर देखें तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो हर एक एटम के अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8। तो ये सही स्ट्रक्चर है रेजोनेंस के लिए। वही मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड NH3। तो इसके अंदर अब N के अराउंड देखते हैं कितने वैलेंस बॉन्ड आ रहे हैं। देखो
2 4 6, हर एक बॉन्ड में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने हो गए इधर 6, 2 इसमें 8 और 2 इसमें 10। तो नाइट्रोजन के अराउंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग स्ट्रक्चर है रेजोनेंस के लिए। तो हमेशा ये चेक कर लेना कि जो एटम है उसके अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। ओके, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए, कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उनकी जो स्टेबिलिटी है, या मैं कह दूँ एनर्जी, वो क्या रहनी चाहिए हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, नियरली सेम। बट कुछ कंडीशन में सेम नहीं होती। तो अगर सेम नहीं है, इफ डिफरेंट स्टेबिलिटी और एनर्जी, तो उसके केस में क्या होएगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, जैसे 1 2 3, किसी भी कंपाउंड के ये 3 स्ट्रक्चर हैं और इनसे क्या बनना है, एक फोर्थ स्ट्रक्चर, जो कि क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, इनके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि सेकंड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके फॉर्मेशन में, रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सेकंड स्ट्रक्चर का। ये किस केस में है, अगर स्टेबिलिटी क्या आ रही है तीनों की डिफरेंट। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम रेजोनेंस के अंदर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 कोवलेंट बॉन्ड आ रहे हैं। इसके अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल। तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर इससे स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया चेक करने का, कोवलेंट बॉन्ड, राइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें चार्ज सेपरेशन देखना है। इसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बट इसके अंदर चार्ज सेपरेशन आ रहा है। चार्ज सेपरेशन का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंपाउंड में दिखाना, शो करना। तो इसके अंदर चार्ज सेपरेशन आ रहा है, देखो, जबकि इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो इसीलिए भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। जिस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन आ जाता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल कंपेयर टू स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं आ रहा। तो 2 पॉइंट हो गए, 1 इज कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड क्या आ जाएगा, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन दोनों में ही चार्ज सेपरेशन आ रहा है। फिर हम उनमें कैसे, जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये कार्बोनिल एक कंपाउंड है, कीटोन, इसके 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के अंदर ही चार्ज सेपरेशन आ रहा है। तो अब हम इनके अंदर कैसे देखेंगे कि इनके अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो, ये क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कार्बन कैसा आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं स्टेबल बोलूँगी इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंपाउंड है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज आ रहे हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। चार्ज सेपरेशन के बाद ये चीज़ देखनी है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि ये कंपाउंड है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अगर 2 एडजेसेंट एटम, एक के बाद एक एटम, एडजेसेंट का मतलब होता है एक के साथ दूसरा, तो 2 एडजेसेंट एटम के ऊपर अगर लाइक चार्जेस आ गए, सेम चार्ज, मतलब दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया और एडजेसेंट एटम के साथ अटैच है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। तो ये ऑब्वियसली इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो पॉइंट्स क्या क्या आगे, सबसे पहले क्या चेक करना है, कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद चार्ज सेपरेशन, उसके बाद क्या चेक करना है, चार्ज सेपरेशन के बाद कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, और दोनों एडजेसेंट पे लाइक चार्ज नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि जो रेजोनेंस है वो 2 टाइप का होता है, वन इज प्लस आर, वन इज माइनस आर इफेक्ट। ओके, प्लस आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। माइनस आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना।
इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ। ठीक है, प्लस आर में कौन कौन से ग्रुप इंक्लूडेड होते हैं? OH, OR, NH2, NHR और NR2, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स। अगर इस टाइप के कंपाउंड है, ये 5 कंपाउंड अटैच हैं किसी भी स्ट्रक्चर में जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो क्या करता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्लस आर इफेक्ट। वहीं पे माइनस आर इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना, अपनी तरफ खींचना। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप इंक्लूडेड होते हैं? NO2, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, SO3H और COOR। ये सारे ग्रुप्स क्या करेंगे? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ये क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि, और इसके अंदर हैलोजेंस भी इंक्लूडेड होते हैं। ओके, जैसे कि मैं बात करूँ CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन। अभी हैलोजेंस किसके अंदर आ रहे हैं? प्लस आर इफेक्ट के अंदर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ डोनेट करा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा और ये ऐसे मूव करेगा। तो क्या हुआ? स्ट्रक्चर कैसे बना? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह गया, CH डबल बॉन्ड Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 2 पेयर। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? प्लस आर इफेक्ट। ओके, माइनस का एग्जाम्पल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप आ गया? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। C डबल बॉन्ड O का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना। तो ये कैसे मूव करेगा बॉन्ड? ये इधर और ये इधर। तो जैसे इसने यहाँ मूव करा, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, CH2 प्लस CH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे सॉरी ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे मूव कर गया, तो क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड और एक पेयर। और यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ? माइनस आर इफेक्ट। और ये ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रही हूँ? प्लस आर इफेक्ट। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या है, रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है किसी भी कंपाउंड में जिसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। तो हमें पता है कि जिसके अंदर रेजोनेंस होगा वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो रेजोनेंस क्या करता है? उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो एक चीज़ होती है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मतलब अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जिस जिस केस में रेजोनेंस अप्लाई होगा वहाँ की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब जिस भी रेजोनेंस में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे वो स्ट्रक्चर क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल, और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम। So this is all about the resonance part. Thank you so much for watching.